नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Welcome back to our YouTube channel Vision Sparks. A very warm welcome to all our viewers and our today's special guest of episode number 7, Mr. Ali A. Hussaini. He is a psychologist, CBT and REBT therapist and a counselor. So we welcome Mr. Ali A. Hussaini. Welcome, sir. थैंक यू। सर, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी कहानी बताएं, यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही, ये प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते। स्कूल तो आई एम अ सेंट पॉलियन, मैंने सेंट पॉल से अपनी पढ़ाई करी थी। बॉर्न एंड बॉट अप इंदौर में रहा मेरा। मैंने अपनी एजुकेशन जो है इंदौर में कंप्लीट करी, फिर कुछ पढ़ाई पुणे से करी। मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब करी है, काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट्स में। इट्स माई आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मौका मिला कि कॉर्पोरेट्स में काम कर सकूं, जिनमें इन्फोसिस एक नाम है, सेरिब्रम एक नाम है, एडवेंचर एक नाम है, जहाँ पे मैंने काम करा था। जहाँ तक काउंसलिंग में या साइकोलॉजिस्ट बनने की बात है, तो अभी भी एक स्टिग्मा है, टैबू है कि इफ़ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, लोगों को लगता है कि नहीं, साइकोलॉजी मतलब अगर आप में कुछ पागल या पागलों का इलाज ही साइकोलॉजी होती है। बट मैं आपको बता दूं कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया में फिर भी खुश है। सबसे ज्यादा जरूरत अगर साइकोलॉजी की तो नॉर्मल लोगों को है, पहली चीज। और मुझे रियलाइज हुआ था जब मैं इन्फोसिस में भी था, तो वहाँ भी जब मैंने देखा था कि एज अ वहाँ के एम्प्लॉय, एज अ काउंसलर, वहाँ पे मैंने देखा था कि लोगों में व्हेन वी आर वेरी मच एजुकेटेड और हम दूसरी तरफ भी फोकस करते हैं कि पढ़ाई के अलावा हमें किस पे फोकस करना है, फिजिकल हेल्थ। बट जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ आप जानते हैं कि वी आर नाउ वेरी क्यूरियस कि हमें मेंटेन करना है। बट आपका सब कुछ डिसाइड करती है, बहुत कुछ डिसाइड करती है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर मैं मेंटल हेल्थ पे बोलूँ कि अगर विल पावर नहीं है तो आप जितना ही सोच लेंगे मुझे जिम जाना है, और जाना शुरू भी कर दिया तो 1 महीने में बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ होना ही, मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों में, कोविड के टाइम में भी हम मेंटली स्ट्रांग कम रहे, बट स्ट्रांगली मेंटल ज्यादा हो गया। Exactly. तो मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स रहे, कुछ मेरे लिए मोटिवेशन रहे, जो मुझे हमेशा पुश करते रहे कि काउंसलिंग वो है विच इज द नीड ऑफ द डे, जो आज नहीं आने वाला फ्यूचर इंडिया का भी। आप यूएस की बात करें, आप चाहे जापान की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। और यही रीज़न है शायद आपको क्राइम रोकना हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट फीमेल्स, एडोलेसेंट्स, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, क्यों ना हम सब हेल्थी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर कैसे चुनें, वो ऐसा क्या करें या ऐसी कौन सी काउंसलिंग लें कि जिससे वो कैरियर का चुनाव आसानी से कर सकें। एरिक एरिक्सन थे जिन्होंने साइकोलॉजी में सबसे पहले जीन पियाजे थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस बताई थी, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 18, अलग अलग नाम दिए थे। जैसे 0 to 2 सेंसरी मोटर्स दिया था, वैसे अलग थे। 11 to 18 को उन्होंने दिया था फॉर्मल कॉन्क्रीट स्टेज, जिसको एरिक एरिक्सन बोलते थे 11 से 18 साल की एज को एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस ये होता है जिसमें 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बच्चों का फोकस जाता है, और वही लाइफ भर के डिसीजन होते हैं। पहला होता है अपना लाइफ प्रोफेशन चुनना, और दूसरा होता है लाइफ पार्टनर चुनना। तो दूसरे पे पहला फोकस कर देते हैं कि लाइफ पार्टनर चुनना, ठीक है। एडोलेसेंस में, यंग एज में बहुत जोश रहता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि चाहे आपको अपना पार्टनर जिससे प्यार करते हो मिले नहीं मिले, बट प्रोफेशन वो मिलना चाहिए जिससे आप जिंदगी भर प्यार कर सके और प्यार करते हैं, ठीक है। अब करियर कैसे चुनना है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है, और लास्ट मोमेंट तक हर कोई कंफ्यूज रहता है। चुनने वाली बात जहां तक करियर की आती है, हम एक रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि 10th में ये सब्जेक्ट लेना है, फिर 10th में अच्छा लेना भी किसके कहने पर है। एक मैं आपको इंडिया का एक और चीज बता दूं कि हमारे यहाँ करियर कौन चूज करता है। आप ये सोचेंगे कि पेरेंट्स, बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमने इनको आजादी दी बच्चों को चुनने दो। ट्रस्ट में इंडिया में ना पेरेंट्स करियर चूज करते हैं ना बच्चे चूज करते हैं, करियर चूज करता है कोई तीसरा, जो मम्मी को आके बोलता है देखा उनकी बेटी अमेरिका गई है,
बिल्कुल। मम्मी आके बच्चे को पुश कर देख तू भी ये कर ले, अमेरिका चली Very जाएगी। true, very true. ठीक है, तो करियर चूज करने के लिए पहली बात आप ये समझिए कि रिवर्स ऑर्डर छोड़िए और ये गलत रास्ता भी छोड़िए कि कौन चूज करेगा। करियर हम खुद चूज करेंगे, बट उसका एक तरीका होता है। रिवर्स ऑर्डर ये है कि पहले हम ये चूज करते हैं 10th में सब्जेक्ट क्या लेना है, फिर सोचते हैं 12th में कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, फिर उसी सर्च में लग जाते हैं कॉलेज कौन सा लेना है, और जब कॉलेज की स्टडी पूरी हो जाती है, आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, चाहे इंजीनियरिंग में हो, एमबीबीएस में, एमबी में हो, तब रियलाइज होता है कि नहीं मेरा तो मन ही नहीं लगता जो जॉब मुझे मिली है, और वहां से हम भाग के आते हैं। ठीक है, पूरे स्कूल लाइफ में भी चाहे हम वर्किंग हार्ड के जिन स्कूल्स में विजिट करता रहता हूँ, इवन जहाँ मैं सेशन लेने जाता हूँ, कि हम जो फोकस कर रहे हैं करियर चूज करने का एक इंडिया में तरीका होता है आईक्यू इसका अच्छा है। व्हाट ऑक्सफोर्ड रिसर्च इज सेइंग, जो ऑक्सफोर्ड रिसर्च बहुत बड़ी है, जिन्होंने एक बात कही है, फॉर एनी सक्सेस इन करियर में लाइफ में किसी भी सक्सेस के लिए 15% इज आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हम बच्चों को कहते हैं हमारा बच्चा ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि ऑक्सफोर्ड कहता है 15% ही आईक्यू होता है आपकी सक्सेस में, और 85% जो होता है ईक्यू होता है, इमोशनल क्वेश्चन। करियर बनाने के लिए इस ईक्यू पर वर्कआउट करिए। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। करियर का सबसे बड़ा पड़ाव बच्चों में जो आता है, जो कहाँ से मोटिवेशन आता है, जब वो किसी स्टार का वीडियो देखते हैं। उन्होंने किसी प्लेयर को खेलते हुए देखा, चाहे विराट कोहली हो, सेरेना विलियम्स हो, लियोनेल मेसी हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, विश्वनाथन आनंद हो। उन्होंने उस सक्सेस को देखा, उनके ग्लैमर को देखा, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की फरारी देखी है। तो जब उनको करियर चूज करने की बात आती है, खासकर एडोलेसेंस में, जब एरिक्सन कहते थे कि ये टाइम वो होता है जब बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है एडोलेसेंस में, वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो पहचान बनाने के लिए जिस फरारी में वो सचिन को देखते हैं, या जिस लेवल पे वो धोनी को देखते हैं बाइक का कलेक्शन देखते हुए, तो वो अपनी जगह उस फ्रेम में अपने मेंटल मैपिंग करते हैं, जहां पे वो अपने आप को फिट करना चाहते हैं सचिन और धोनी की जगह। ये सबसे गलत तरीका होता है। उस चीज को समझिए कि सचिन और आपने धोनी की या सेरेना विलियम्स की या विश्वनाथन आनंद की सक्सेस देखिए। करियर चूज करने से पहले हमेशा इन लोगों का लाइफ स्टाइल देखिए, जिसमें उन्होंने स्ट्रगल करी। राइट। जब आप स्ट्रगल को देखेंगे तो करियर में हमेशा मैं कहता हूं कि अगर करियर आपको बनाना है, किसी को भी बनाना है, चाहे वो बच्चे हों इवन बड़ों, 4 चीजें करियर में लगती है, which is the most these four are the most important ingredients जो किसी भी करियर वाली रेसिपी को आपकी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है विजन। विजन का मतलब क्या होता है? जनरली विजन जब भी हम कहते हैं, बच्चों के सामने आप किसी से पूछिए, बच्चे क्या बोलेंगे? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो सिर्फ उनका इंटरेस्ट है, विजन नहीं है। राइट। ठीक है, विजन का मतलब होता है, आई ऑलवेज से इट्स एन आर्ट ऑफ सीइंग इनविजिबल। ये वो कला है देखने की, जो नहीं दिख रहा उसको देख सके। जो नहीं दिख रहा उसको देखने की कला ही विजन है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था सचिन तेंदुलकर का। प्रभु चावला पहले इंडिया टुडे के एडिटर रहे। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था सचिन से कि यू स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 16। आपने 16 साल की उम्र में, 16.25 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख दिया था। और यही वो टाइम होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। खासकर जो यंगस्टर्स अगर मुझे सुन रहे हो तो समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत एक लाइन में बहुत अच्छा जवाब दिया था कि नो सर, माय विजन वाज क्रिस्टल क्लियर। मेरा विजन बहुत क्लियर था मुझे। और विजन की डेफिनेशन भी उन्होंने बताई थी कि मुझे एहसास होने लग गया था कि मैं क्रिकेटर बनता जा रहा हूं। सचिन ने उसके बाद बोला कि यही वो चीज थी जिसने मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से रोका। ना मुझे लत होती थी यार दोस्तों के साथ खेलने जाना है, ना स्कूल के पीछे जाना है, या चौपाटी पे जाके घूमना है, फ्रेंड्स के साथ मजे करना है। सिर्फ मैं फोकस था क्रिकेट पे। सुबह 6 बजे ग्राउंड पे जाता था, दोपहर को लंच में आता था, फिर लंच के बाद मैं ग्राउंड पे खेलने जाता था, अंधेरा होने तक खेलता था। और रात को भी मैं उन्हीं लोगों के साथ रहता था जो क्रिकेट खेलें, क्रिकेट की बात करें। ओके। वही चीज है जिसने सचिन को डिस्ट्रैक्ट होने से रोका। जो बच्चे ये प्लान कर रहे हैं, मुझे जेईई मेंस का एग्जाम देना है, मुझे नीट की तैयारी करना है, मुझे सीए के लिए अपीयर होना है, या आईआईएम का आईपीएम के लिए अपीयर होना है, क्या उनके दिमाग में विजन है कि दिन भर जब वो सोच रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, क्या वो किताब दिख रही है? अगर नहीं दिख रहा हो तो समझ जाइएगा आपका विजन नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की एक खासियत होती है, जब तक वो ग्लैमर वर्ल्ड दिखता है वो इंटरेस्ट रहता है, थोड़े दिन बाद ग्लैमर वर्ल्ड हटा, इंटरेस्ट चला गया। तो पहली चीज इंटरेस्ट को छोड़िए और विजन पे फोकस करिए। अब ये विजन आएगा कैसे? विजन आता है जब आपको मालूम है कि आपकी ताकत क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
लता मंगेशकर के पिताजी को एहसास था कि मेरी बेटी की आवाज़ बहुत मीठी है। उन्होंने उसको आईआईटी भी नहीं भेजा, आईआईएम भी नहीं भेजा, उन्होंने उनको नीट भी नहीं करवाया, उन्होंने शुरू से उनकी तैयारी करवाई संगीत में। और लता मंगेशकर को बहुत मज़ा आया, जिन्होंने अपने दिल से उस आवाज़ को निकाला, गले से नहीं दिल से आवाज़ निकाला, इसलिए शायद वो इतनी स्वर कोकिला कहलाई। तो बच्चे तभी अपना विजन बना सकते हैं जब उनको एहसास हो कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हमेशा बच्चों को कुछ भी करियर में जाने से पहले एक एज ऐसी होती है 12-14 साल की एज, जब अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट का मतलब होता है एस मतलब SWOT स्वॉट मतलब एस मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी। क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और लाइफ में अकॉर्डिंगली आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। T का मतलब थ्रेट होता है, उस पाने में आपके पास चैलेंजेस क्या है। तो आप सबसे पहले ये एनालिसिस करिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और किसी प्रोफेशनल से एनालिसिस करवाइए। आपके दोस्तों से या जो कोई कह जाता है उसको अपनी स्ट्रेंथ मत मानिए। जब आपका स्वॉट एनालिसिस होगा तो आपको विजन बनेगा, और जब विजन बनेगा करियर में, देखिए आप हजारों साइट मिल जाएगी जिनमें टाइप करेंगे तो बता देंगे डॉक्टर कैसे बनना, इंजीनियर, ये सब बात की बातें। पहले अपना विजन बनाइए, पहले अपनी स्ट्रेंथ पे एनालिसिस करिए, तभी जब मम्मी चिल्लाती ना बेटा मेहनत कर मेहनत कर, अगर मेहनत करेगा तो बहुत कुछ बन जाएगा, अरे वो मेहनत नहीं करेगा, मैं मम्मी से गिरा हूँ। पहले उसकी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उस काम में जब उसका विजन बनेगा, उसमें पैशन आएगा, उसको मजा आएगा, तो ऑटोमेटिकली इतनी मेहनत करेगा कि बोलना पड़ेगा बेटा थोड़ा आराम कर ले, थक गया। सिर्फ ये फर्क आ जाएगा जब उसके अंदर वो एहसास होगा। और ये होगा तभी मैं पेरेंट्स से खासकर बोलूंगा, जब आप उनका स्वॉट एनालिसिस करवा के एक विजन बनाएंगे, उसके में हमेशा, जब मैंने तीसरा वर्ड बोला हार्डवर्क बोलने से नहीं आएगा, उसका वर्ड होता है पैशन। नहीं तो मेहनत तो सभी कर सकते हैं, वो पैशन अंदर से आता है जो हार्डवर्क को ड्राइव करता है, जो मोटिवेशन पैदा करता है। और चौथी चीज जो करियर में लगती है, उसी चीज को कंटिन्यू के बीच में आप छोड़ ना दे। 3 महीने तो बहुत जोश रहेगा, चौथे महीने से पढ़ाई छोड़ देते हैं, मम्मियाँ चिल्लाती देख तेरी कोचिंग की इतनी फीस भरी और सब वेस्ट चला गया। हाँ जोश में तो बहुत गया था, मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैंने। चौथी चीज जो चाहिए आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये नहीं कि सिर्फ अरे मैं कर लूंगा जोश में आके, आपने बोल दिया। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि अब जितने भी चैलेंजेस आ जाएंगे वो मुझे तैयारी के साथ लेना है। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, जब पलंग पे बैठ के, अपने बेड पे, सोफा सेट पे छोड़ के, तब रियल लाइफ में आप सर्च करेंगे करियर पे, तब समझ जाना आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं तो सिर्फ आप इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, थोड़े दिन में जैसे ही आपका इंटरेस्ट खत्म, उससे आपका मन हट जाएगा। तो ये 4 चीजें रही तो आप करियर में बेस बना पाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, और अपने आप उस फ्लो में चले जाते जाएंगे, तभी आपका हार्डवर्क निकल के आएगा। इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलवेज जो फोकस है हमारा विजन पे होना चाहिए, विजन पे होना चाहिए, राइट। और यही हम भी संदेश देना चाह रहे हैं विजन्स को आपकी तरफ से कि ऑलवेज विजन होना चाहिए। सचिन की वो लाइन थी ना कि आपको एहसास होना चाहिए कि मैं प्लेयर बनता जा रहा हूँ, राइट, तभी वो अंदर से निकल के आएगा। वेरी ट्रू। और जहाँ विजन हो और उसके ऊपर उस विजन में स्पार्क आ जाए, तो आई क्या थिंक बात है। सोने में सुहागा। तो हमारे व्यूअर्स को विजन स्पार्क्स का मतलब आज शायद और ज्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एंड आई होप 12th पास स्टूडेंट्स जो भी इंटरव्यू सर का देख रहे हैं, आपको भी अपना विजन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अक्सर देखा गया है पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक आइडियल स्कूल चूज करने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सर से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे किन बातों का ध्यान पेरेंट्स रख सकते हैं जिनसे वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चूज कर सकें। मैम आप सही कह रहे हैं, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन टू आंसर फॉर पेरेंट्स के लिए सबसे टफ जॉब हो जाता है कि स्कूल कौन सा सिलेक्ट करना है। और जब वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में भी एक बात चल रही होती है कि आइडियल स्कूल मिल जाए। वेरी ट्रू। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, देयर इज नो डेफिनेशन फॉर आइडियल। आइडियल की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो आप किसी भी चीज को, खासकर स्कूल इंस्टीट्यूट, किसी को भी आइडियल नहीं कह सकते। हाँ, कोशिश ये जरूर करिए कि अपने बच्चों को आइडियल कैसे बना दिया जाए। स्कूल सारे ही अच्छे होते हैं और सभी स्कूल में कोई ना कोई कमी होती है। हम ये नहीं देखेंगे स्कूल किस नाम पर है, किस फंक्शन पे है, बजाय इसके अलावा हम इस बात पे फोकस करें कि हमारे बच्चों की नीड क्या है। ठीक है, नो डाउट एक सेकंड कांस्टेंट आता है, हमारा बजट क्या है। थर्ड थिंग कि आपके घर से दूरी कितनी है, इन बातों पे भी फोकस करिए कि दूरी, बच्चा थक जाता है, ज्यादा दूरी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ सिबलिंग्स है तो बात अलग है, अगर उसका कोई भाई बहन नहीं है तो फिर डज नॉट मेक सेंस।
आप हमेशा देखिए कि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, स्कूल क्या प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स में, नाम नहीं लूंगा, काफी अच्छा कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, खासकर जब एकेडमिक्स में होता है या ऑन द टॉप। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बचपन से आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा है, आपके यहाँ बिल्कुल पढ़ाई वाला माहौल है, बच्चे बहुत खुश है उस चीज़ से, और वो भी एकेडमिक्स में मूव होना चाहते हैं, 3-4 साल का बच्चा इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता, बट आपको एहसास हो जाता है कि उसको मजा आ रहा है, वो सिंसियरिटी है उसमें। और आपके देखिए, मैं हमेशा एक डाउट दूर करना चाहता हूँ खासकर पेरेंट्स का, कि स्कूल इज नॉट अ बेबी सिटिंग प्लेस। स्कूल वो जगह नहीं है जहाँ पे एक मशीन लगी हुई है कि वहां पे आपने एक बच्चे को डाला, वहां से आपका आइडियल बच्चा मशीन में से निकाल के स्कूल ने आपके हाथ में दे दिया। तो इसमें आपकी मेहनत और आपके घर का एटमॉस्फेयर, कल्चर बहुत मैटर करता है। तो दो चीजें समझिए कि एक, स्कूल किस लेवल पे फंक्शन करता है, किस टाइप का फंक्शन है, और सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें एहसास हो रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में भी ठीक है, एवरेज है या गुड है, उसके साथ में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी कर सकता है, और हमारी सोच भी इतनी अच्छी है कि हम उसको उसमें मौका दे सकते हैं। तो क्यों एक्सप्लोर ना किया जाए कि उन स्कूल्स में ट्राई किया जाए जहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में भी इतना ही मौका है। और अगर आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है, बच्चे का फोकस क्लियर है कि नहीं एकेडमिक्स ही हमारे लिए सब कुछ है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी कुछ नहीं होता, चाहे स्पोर्ट्स में कम चलेगा या दूसरी एक्टिविटीज में, तो आप स्कूल में फिर उन स्कूल्स में फोकस करिए जहाँ पे एकेडमिक्स है। इस बात से कभी दुखी मत होइए कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, या स्कूल में मेरे बचपन का सोच था या मेरा ड्रीम था कि मैं स्कूल में जाना चाहती थी या जाना चाहता था, तो मेरे बच्चे को मैं यहाँ भेजूं क्योंकि मैं एफर्ट कर सकता हूँ। नहीं, आप ये देखिए कि आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है और किस स्कूल में सूट होगा, कहाँ उस बच्चे को वो लोग मिल सकेंगे जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सकेगा। बोझ की तरह आपको ऐसा ना लगे कि स्कूल जबरदस्ती छोड़ के आ रहे हैं और आप जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। तो उन स्कूल्स को सिलेक्ट करने से पहले ये बात देखिए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है। कभी प्लीज, मैं इसको प्लीज डोंट रॉन्गली इंटरप्रेट मी, कभी हम नाम, बड़े स्कूल्स के बड़े नाम देख के जाना चाहते हैं, इस बात को समझे बगैर कि क्या सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है, आप फाइनेंशियली एफर्ट कर लेंगे, बट क्या हमारी सोच जो स्कूल का पैटर्न उससे मैच होती है, क्या हमारे बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, क्या इस स्कूल में भले से उनका बहुत बहुत क्लियर है कि बच्चा सेल्फ सफिशिएंट हो, जिधर मदर को भी साथ में इक्वल मेहनत करवाना पड़ेगी, तो क्या मम्मी रेडी है कि इतनी मेहनत करेंगी, या फादर फोकस है कि हाँ मैं 1 घंटा डेली दे पाऊंगा, अकॉर्डिंगली ही स्कूल चूज करें। नहीं तो उन स्कूल्स को भी मौका दें जहां पे आपके बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमेशा जाके खुद जाके समझें प्लीज, ये अपने नेबर्स से, अपने दोस्तों से, लोगों से फीडबैक पे भरोसा ना करें। हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, हो सकता है उनके साथ अपने बच्चे का अच्छा एक्सपीरियंस हो तो इस स्कूल की तारीफ करेंगे, हो सकता है किसी पेरेंट्स के साथ, स्कूल की टीचर के साथ या पर्टिकुलर किसी से अच्छा नहीं बना हो तो वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो प्लीज इस बेस पे डिसीजन ना लें। हाँ जरूर, अगर पढ़ना ही है तो मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, स्कूल का जब भी आप प्रिंसिपल का नाम देखें तो उनके बारे में जरूर पता करें, उनकी प्रोफाइल समझे। एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो स्कूल में एक जैसे कैप्टन शिप को लेके जाता है, वैसे एक स्कूल को एक जो प्रिंसिपल होता है वो कैप्टन होता है, जिस रास्ते ले जाना है उस पर बहुत क्लियर है। और ज्यादा डीप जाना है तो उनके स्टाफ को समझिए कि टीचर एक मदर है कि खाली टीचर है। अगर ये बात आपने समझ ली तो आपका स्कूल सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कोई भी स्कूल अगर बोल दे, सॉरी स्कूल वर्ड कभी भी बहुत सारे स्कूल्स बोल देते हैं कि हम बहुत बहुत इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं, समझिए वो कैसे इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप इससे सेटिस्फाई हो गए तो फिर जाइए उस स्कूल के साथ। आपने तो काम और आसान कर दिया कि आपको सबसे पहले प्रिंसिपल को देख लेना चाहिए, उसको गो थ्रू करना चाहिए कि वहाँ के प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद अपना जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। एक सोच, एक प्रिंसिपल की सोच क्या है आपको बात करने से पता चल जाएगा। उनके 2 साल की सोच देखेंगे किस तरह आगे बढ़े, उससे समझ में आ जाएगा उनके डेवलपमेंट्स क्या क्या रहे, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या उनकी सोच है, किस तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप आपको समझना चाहिए। अच्छा सर, मुझे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद आया। जैसे कि हम लोग भी एजुकेटर्स हैं तो कई बार पेरेंट्स का ही परसेप्शन रहता है कि वो स्कूल तो बहुत अच्छा है, पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सारा ध्यान स्कूल वाले रख लेते हैं। तो क्या ये बात सही है कि आप कितने भी अच्छे स्कूल में डाल लें और मोटी मोटी फीसें भर दें, उसके बाद आप बच्चों पे ध्यान नहीं दें तो वो स्कूल बहुत अच्छा माना जाता है? देखिए कोई भी स्कूल हो, जहाँ तक मैं जितने स्कूल विजिट करता रहता हूँ, काफ़ी अच्छे नाम है मेरी किटी में जिनके साथ ये मेरा प्लेजर रहा कि मुझे आज भी स्कूल छोड़ने के बाद भी, जो मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद भी एक मौका मिला कि स्टूडेंट से मिल पाता हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है, इट्स माई प्लेजर। बट जितने भी स्कूल में गया हूँ
हर स्कूल में हर टीचर हर प्रिंसिपल एफर्ट करते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ कर सके, चाहे वो मम्मी एक्सेप्ट करे नहीं करे। हो सकता है मम्मी का परसेप्शन ऐसा होता होगा कि मुझे दिन भर बच्चे के साथ रहना है, और हो सकता है उनको सिर्फ 70% टाइम ही देना पड़ा हो, तो 30% भी उनको ऐसा लगता है वाह बहुत अच्छा मैंने मेहनत नहीं करी। अब दूसरी तरफ आप एक ऐसी मम्मी जिन्होंने सोच लिया नहीं, क्योंकि उनका पहले से ही मेंटल स्ट्रक्चर बना दिया गया, मैपिंग कर दी है कि आपको कुछ नहीं ध्यान देना, अब वो तो जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जा रही है। सो प्लीज मैं हमेशा कहता हूं कि भले से स्कूल एक बहुत, हम कहते हैं ना कि स्कूल इज सेकंड होम, तो होम इज सेकंड स्कूल, तो दोनों का साथ में बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। मुझे वो बच्चा बता दीजिए, विलिमा रुडॉल्फ भी जब कहती थी या अरुणिमा सिन्हा भी जब कहती थी, तो यही कहती थी कि मैं जो कुछ भी हूं, माँ ने अगर अपना रोल प्ले नहीं किया होता तो मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचती। तो माँ का, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल भले से ही कह दें या स्कूल में हम ये समझ लें दूसरों के फीडबैक से कि वहाँ माँ का रोल नहीं है, पेरेंट्स को कम करना पड़ता है, बट इक्वल एफर्ट्स लगेंगे पेरेंट्स के, बच्चों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जब से सोशल मीडिया आया है तब तो पेरेंट्स का रोल और ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस बात से नहीं नकार सकते कि पेरेंट्स का रोल नहीं है, बहुत इक्वल रोल है, क्योंकि टीचर भी किनको फीडबैक देगी, पेरेंट्स भी। राइट। तो आपका रोल हर स्कूल में रहेगा, तो अपने रोल को आपको प्ले करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे लास्ट एपिसोड में हमने दिखाया था कि एक डिसेबल केवल फिजिकली नहीं होते हैं, कुछ मेंटल डिसेबल भी होते हैं, और ये हमारे समाज पर कुछ बुरा असर भी डाल रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैम टोटली अग्री विथ यू, आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि डिसेबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल डिसेबिलिटी, एक होती है मेंटल डिसेबिलिटी। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल डिसेबिलिटी इतनी बुरी नहीं होती। विलिमा रुडॉल्फ का आप नाम ले लें या जिस भी बड़े आदमी का नाम ले लें, उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम कर लिया। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इंसान में, किसी भी इंडिविजुअल में अगर सबसे खराब चीज होती है कोई चीज, तो वो होती है मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ तन से आप अगर आप विकलांग हो तो आप विकलांग नहीं हो, बट जिस दिन आप मन से विकलांग हो गए उस दिन आपका पूरा प्रोग्रेस, आपका डेवलपमेंट रुक गया। इसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं कि वो लोग जो कुछ करना नहीं चाहता, अरे यार जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोग वेट गेन कर लेते हैं, हर सुबह सोचते हैं यार कल से मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, फिर वो सोचते हैं नहीं यार मुझसे नहीं होगा। फिजिकली वो फिट हैं, आई मीन टू से कि ओबेस्ट हो सकते हैं, वेट ज्यादा हो सकता है, बट उनके दो पैर दो हाथ है, वो बैलेंस बना सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बट मेंटली उन्होंने डिसेबल कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर एक एज में होता है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े लोगों में आपने बहुत देखा होगा, उनको एक फीलिंग आ जाती है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से नहीं होगा। इस एज में व्हेन यू आर इन मिड एज और क्वाइट 30s एंड 40s, आप में एक हो जाता है अरे यार अब मैं दौड़ नहीं सकता, एज हो गई है। ये मेंटल डिसेबिलिटी है। बच्चों में भी होती है कि बहुत सारी चीजों को कहते हैं नहीं मम्मा मुझसे नहीं होगा, मम्मा कुछ करती तू कर लेगा, चाहे पढ़ाई की बात हो या खेलने की। अब जहां आप ये डिसेबल्ड बोलना चाहते हैं कि यार मेंटली आदमी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाहता, वो मन से नहीं चाहता, वहां तक तो ठीक भी है थोड़ा कि चलो वहां भी हम कोशिश करेंगे उसको मोटिवेट करने की। बट जहां उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है या वो स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जो दूसरा पहलू बनता है ये बनता है कि वो अपनी इस एंजाइटी को दूर करने के लिए, इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए एक कॉपिंग टेक्निक, एक साइकोलॉजी में वर्ड होता है कॉपिंग टेक्निक, वो अपनाता है कि अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होते, जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है। जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स को भी कहता हूं, यहाँ अगर यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो उनसे भी कहूंगा कि आप हो सकता है किसी काम में सक्सेसफुल ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए या कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए आप गलत काम करने लग जाएं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उस चीज को समझिए कि आप कहां वीक हो रहे हैं, उसको ओवरकम करिए। बट अगर आपने ये सोच लिया कि ये नहीं कर पा रहा हूं और मुझसे कोई अच्छा काम नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ गलत काम करने लग जाऊं। मैं खासकर पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि पिग्मैलियन इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी में बहुत बड़ा टर्म होता है जिसको हम बायोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। आप प्लीज बचपन से अपने बच्चों को या जब भी वो बड़े हो रहे हैं, कभी भी उनसे गलतियां हो जाती हैं, इफ दे मिस ऑन समथिंग प्लीज स्टॉप टैगिंग देम। टैगिंग का मतलब होता है तू तो बेवकूफ है, तू तो सब अच्छा काम कर ही नहीं सकता, या तू तो इन गलत आदतों में ही आगे जाएगा। जब आप टैग करते हैं तो पिग्मैलियन इफेक्ट ये कहता है कि थोड़े दिन में वो उसको अपने आप में सही मानने लग जाते हैं। आप थोड़े दिन किसी बच्चे को या किसी को भी आप हमेशा उसको डेली आते जाते सब मिलके काम करिएगा, उसको बोलिएगा तू तो बेवकूफ है, तू तो बेवकूफ है, तू तो ना समझे, थोड़े दिन में उसका बिहेवियर भी वैसा ही होता जाएगा।
तो जब आपको लग रहा है, खासकर पेरेंट्स को या इंसान को खुद को, कि यार मुझसे काम नहीं हो पा रहा और मैं फिजिकली तो इतना स्ट्रांग हूं बट मेंटली अपने आप को बैकअप नहीं कर पा रहा हूं, गो फॉर स्पेशल एडवाइस, स्पेशलिस्ट एडवाइस। किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस लीजिए। कोशिश करिए अगर आपके घर में कोई बड़े हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उनसे बात करिए, उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। नहीं हो रहा तो जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनसे आप मिलिए। कोशिश कर सकते हैं आप जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो आपके कुछ टीचर्स होंगे जिनसे आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, उनसे मिलके बात करिए। अगर यहाँ पे रास्ता नहीं निकलता, प्लीज आप हमेशा एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस लीजिए, बजाय इसमें कि इसका कुछ गलत रास्ता निकाल दिया जाए। यंगस्टर्स यहाँ बैठे होंगे, आप देखिएगा जब आपकी एक आइडेंटिटी नहीं होती, खासकर 16, 17, 18 साल की एज में, जब आपको मालूम है घर जा रहे हैं तो एवरीबॉडी शाउटिंग अरे करियर में कुछ बन जा, तू तो 60% लाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, 70% लाएगा। गर्ल्स के लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया को देख के अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। दोस्तों में पहचान कैसे बनती है, वाह ये कुछ स्मोकिंग करने लग गया है, या वाह ड्रिंक करने लग गया, अल्कोहल का सेवन करने लग गया, या अल्कोहल कंजम्पशन करने लग गया, मतलब सब्सटेंस डिपेंडेंस, उसमें बहुत जल्दी जब आप ऐसी आदतें करते हैं तो बहुत जल्दी पहचान बनने लग जाती है। दोस्त बढ़ते जाते हैं ना, अच्छा तू भी ऐसा करता है, चल, बिकॉज कहते हैं ना वो बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, कि मतलब आप साथ में चाहते हैं तो वो चीज वो बनने लग जाती है, एक वो ग्रुप बन जाता है। और जब ये गलत आदतें आती हैं और जब आप सब्सटेंस डिपेंडेंस हो जाते हैं, या ये चाहे वो फिर पैसे की जरूरत बन जाए, या अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत बन जाए, या आप सब्सटेंस के डिपेंडेंस हो गया, सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस के अंदर या तो कुछ गलत ऐसा कर बैठे जिससे आपको भी बाद में गिल्ट फीलिंग हो रही है और आपके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो ये मेंटल डिसेबिलिटी एक छोटी सी जगह शुरू हुई जहां आपको एहसास हो रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, उसको ओवरकम करने की बजाय आपने उसका एक कॉपिंग टेक्निक या अल्टरनेट ढूंढा जो सही रास्ते की बजाय गलत था, और ऐसा लगा कि खासकर मम्मी या पापा से छुपा के मैं कर लूंगा या कोई नहीं देखेगा, गलत काम कभी ना कभी पकड़ा जाता है। यहाँ आपकी मेंटल डिसेबिलिटी ना सिर्फ आपके लिए दूसरों के लिए भी हानिकारक हो गई, और यही समटाइम्स क्राइम का रीजन बन जाती है। सो जितने भी लोग मुझे खासकर यंगस्टर्स सुन रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कमी आ रही है, आप मुझसे बात करिए। मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैम के पास मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप हमेशा यहाँ से ले सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। नहीं तो अगर मेरे तक भी नहीं पहुंच पा रहे या कहीं डाउट हो रहा है या हेजिटेशन हो रहा है, आप जो आपके क्लोज है घर में बड़े, जो आपको लगता है मैं दादी से क्लोज हूँ, दादा से क्लोज हूँ, मम्मी से क्लोज हूँ, पापा से क्लोज हूँ, प्लीज उनसे बात करिए। RCI होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी अपनी एक हेल्पलाइन चलाता है। चाहे गलत डिसीजन कोई भी हो सकता है, कि आप डिप्रेस है तो आप ये सोचते हैं कि मैं किसी को हर्ट कर दूं मेरा गुस्सा निकल जाएगा, या सुसाइड कर लें, वो सॉल्यूशन है। प्लीज मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अपने आप को मोटिवेट करिए। एक ब्रेन में एक ट्रांसमीटर होता है जो मोटिवेट करता है, उसको हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन रिलीज होगा, ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स में एक फर्क होता है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल जा रहा हूं, वो शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं, जैसे आपकी हाइट बढ़ना, आपका स्किन कलर और सब, ठीक है, ये हार्मोनल एक्टिविटी जिसको आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लगभग 100 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मैं इतने सारे तो नहीं बता पाऊंगा। एक जैसे मैंने इफेक्ट बता दिया डोपामाइन, जब भी ये रिलीज होगा ब्रेन में आपको बहुत हैप्पी फीलिंग होगी। नहीं होगा जैसे सेरोटोनिन अनदर होता है कि इससे बहुत अच्छा फील होता है जब भी आप सब्सटेंस लेते तब होता है, या फिर जब आप डिप्रेस होने जाते हैं तो ये रिअपटेक नहीं कर पाता। तब आप ये कोशिश करिए कि आप अपने आप में थोड़ा सा हैप्पी फील करिए। मोहम्मद अली बहुत लेजेंड बॉक्सर थे, जब भी नर्वस होते थे रिंग में जाने से पहले 3 टाइम हेवीवेट चैंपियन रहे, यूएसए में आज भी बहुत बड़ा नाम है, उनका रियल नेम कैशियस क्ले था। वो हमेशा रिंग में जाने से पहले जब भी अपसेट हो जाते थे, लगता था नहीं, तो वो हमेशा एक बात कहते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, यू माइट हैव द बेल्ट बट आई एम द लेजेंड। क्या मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कामयाब हूं, वो साइकिक करते थे, अपने आप को मोटिवेट करते थे। आपके पास बेल्ट हो सकता है बट मैं लेजेंड हूं, आज वो बन गए। बट एक बात इधर यही ऐड करूंगा कि क्यों हमें डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। मोहम्मद अली जब कहते थे ना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, वो हमेशा रिंग में खड़े होकर उस टाइम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते रहते थे। इतनी प्रैक्टिस करते थे कि गिर जाते थे, वापस वो उठते थे, फिर प्रैक्टिस करने लग जाते थे। कभी कभी वॉशरूम में जाते थे, एहसास होता था नहीं मेरा कॉम्पिटिटर और ज्यादा कर सकता है, वापस आके प्रैक्टिस करने लग जाते थे, गिर जाते थे जमीन पे। फिर उनको रियलाइज होता था अब नहीं उठ पाऊंगा, फिर उनको रियलाइज होता था माई स्किल्स माइट लीव मी बट माई विल शुड बी विथ मी, कि मेरी स्किल मेरा साथ छोड़ सकती है बट मेरा विल पावर मुझे जिता देगा। नेपोलियन बोनापार्टी भी ये कहते थे, इट्स नॉट द स्किल, इट्स द विल व्हिच रूल्स द वर्ल्ड। सो मेंटल डिसेबिलिटी सिर्फ आपकी विल पे डिपेंड करती है। अपना विल पावर स्ट्रांग तो करिए,
डोपामाइन रिलीज होगा। हर पल कहिए कि मैं कामयाब हूं, आप होके रहेंगे एक दिन। तो गलत काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को मोटिवेट करिए। खासकर पेरेंट्स, कभी डीमोटिवेट मत करिए। आपके बच्चे में बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। शिव खेरा कहते हैं मैं नहीं, स्टॉप क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे, इवन स्टॉप क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। तो आपके बच्चे में कोई ना कोई तो एक स्ट्रेंथ होगी। जब बंद घड़ी दिन में 2 बार सही हो सकती है तो इंसान है, तो उसको मोटिवेट करिए। कहीं कहीं हमारा डिमोटिवेशन शायद उनको मेंटली डिसेबल्ड बना देता है, और शायद जब उनको रास्ता नहीं दिखता तो गलत गतिविधियों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। प्लीज मोटिवेट रहिए और सही रास्ता चुनिए। आपकी हेल्प के लिए लोग हैं, एक बार बात करके तो देखिए, रास्ता निकल के आएगा। ओके। तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्या एक अच्छा इंसान बनने में हमारी स्कूली शिक्षा पर्याप्त है, या शिक्षा प्रणाली में ही सेक्स, रेप और क्राइम जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। मैम एक्सीलेंट क्वेश्चन, इट्स अ नीड ऑफ द डे व्हिच शुड बी आंसर्ड, कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज ना सिर्फ एक जो मेंटलिटी आप कह रहे हैं कि जिसमें सेक्स क्राइम बढ़ता जा रहा है, बल्कि बच्चों में मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक काफ़ी बड़े शहर में एक स्कूल के बारे में पढ़ रहा था कि जहाँ पे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट कर रहे थे अबाउट सेक्स, रेप और सब कुछ, ठीक है। और वो बच्चे काफ़ी बड़े भी नहीं, 6th और 7th क्लास के बच्चे थे। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया ने उनको बहुत एजुकेट कर दिया जो इस टॉपिक को समझने लग गए। प्लीज़, अभी मैंने एक बात बोली थी, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब पहचान बनाने के लिए हम किस टॉपिक पे बात करते हैं, हमें मजा आता है। टॉपिक हमेशा अच्छे चुनिए, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। कोई बात नहीं, मैं अगर बोल भी दूंगा तो जब आपको डोपामाइन रिलीज होता है, अगेन डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन का सेक्स एक्टिविटी में भी, तो आपको फीलिंग आएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं लेता हूँ कि देखिए, हमारे इंडिया में काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा ये कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में दिया जाना है चाहिए या नहीं। देखिए, शिक्षा चाहे आप बहुत पहले से हमारे प्राचीन काल से लेके आए, शिक्षा में सब कुछ इंक्लूडेड था। ये परसेप्शन गलत है कि जहां एक वर्ड सेक्स आ गया हमारा सोच कितना बदल जाता है। एक फॉर्म पे भी तो लिखा होता है सेक्स, तब आप मेल या फीमेल लिखते हैं कि नहीं, तब आपका परसेप्शन क्यों चेंज नहीं होता? तो पहले तो अपना परसेप्शन इस वर्ड के लिए बदलिए। परसेप्शन के लिए हिंदी वर्ड में क्या बोलना चाहूंगा कि आपकी सोच अंदर से, जब आप उस सोच को बदल देंगे। इंग्लिश में आपने नोट किया है ना, एक ही वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक बैट बोलेंगे, अब कितना प्रोनाउंसिएशन अलग कर करके बोल पाएंगे। एक बैट चमगादड़ भी होती है, क्रिकेट खेलने का बैट भी होता है। एक बैट कि आप किसी से शर्त लगा रहे हैं, वैसे इस वर्ड को समझिए, इसके भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक जब फॉर्म पे लिखा होता है तो आपको लिखना पड़ता है मेल या फीमेल है। जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कहीं भी तो पता करते हैं कि भैया कितने बच्चे बैठे हैं जो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब इसी को अगर सेक्स एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए तो आपने बायोलॉजी क्लासेस में देखा है कि मैंने कुछ चैप्टर्स में सीबीएसई का देखा है जहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जहाँ पर बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। फर्क इतना है कि खासकर पेरेंट्स या बच्चे जब भी ये वर्ड आता है तो उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है, अरे क्या हो गया। नहीं, टेक इट एज अ नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस है, नेचुरल है, जिसमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ हमने अपनी सोच इस वर्ड के लिए खराब कर ली है। शायद इसलिए ही हम इसको सुनते से इतना गलत वो करने लग जाते हैं, सुनते से ही इतना गलत करने लग जाते हैं। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा कि पहली बात, एजुकेशन जब स्कूल में दी जाएगी उसका एक तरीका होना चाहिए। देखिए, ये तो सीबीएसई पे या आईसीएसई पे अपने बोर्ड पे डिपेंड करता है, स्टेट बोर्ड की उसको कैसे फोकस करता है, कैसे उनको बच्चों तक डिलीवर करता है। अगर हम एक सही तरीका ढूंढ के, देखिए ना के भागना रेसिस्टेंट कहीं की समझदारी नहीं है, कब तक भागेंगे। और अच्छा, जिस चीज के लिए बच्चे को आप जितना मना करो ना, जब बच्चा छोटा था, चलिए आप तो आज बड़े हो गए, आपके बच्चे, जब बच्चा छोटा था उसके सामने से किसी चीज को मना कर दो कि मत उठा, वो जान से कोशिश करता था कि उसी को उठाए। छोटे छोड़िए, आप बड़े को मना करिए, चाहे फादर हो, मदर हो, जितनी भी यहाँ वाइफ बैठी है, पति को एक बार मना करिए उस कमरे में मत जाना, उनमें और क्यूरियोसिटी होती है। हस्बैंड मना कर दे वाइफ को कि नहीं यार वो कोई सीक्रेट बात है, रात को आपको वाइफ सोने नहीं देगी जब तक आप वो सीक्रेट बताओगे नहीं। तो आप समझिए, जितना जितना छुपाओगे ना उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसको ढूंढने का रास्ता अलग हो जाता है। तो क्यों ना हम एक तरीके से बताएं
क्यों उसको गलत मानते हैं हम? रिप्रोडक्शन चैप्टर भी तो होता है बायोलॉजी में, Right. कितना तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं टीचर्स यहाँ जितने भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, ये आपकी सोच, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी क्लास में प्रेजेंस डिपेंड करती है कि बच्चा किस वे में उसको लेगा। अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग और एक सिंसियर तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया, शायद आप बहुत अच्छा एक समाज के लिए काम कर देंगे। जब ये एजुकेशन बच्चों में आएगी, उनको इस वर्ड की क्लैरिटी आएगी, तो शायद ये सोशल मीडिया से उसके गलत मीनिंग ढूंढना छोड़ देंगे, उस तरफ अट्रैक्ट होना छोड़ देंगे। उनको समझ में आ जाएगा एक नेचुरल प्रोसेस है। छोटा बच्चा होता है कहीं भी लू कर देता है, उसको जब भी फील आता है नेचुरल कॉल कर देता है। आपको जिस काम के लिए मना कर किया जाता है उसके लिए आपको और क्यूरियोसिटी होती है कि वही करना है। यही चीजें जब होता है कि व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ सेक्स, एक स्टिग्मा बना के या फिर हम उसको एक टैबू बना देते हैं कि नहीं यार ये समाज में बहुत खराब वर्ड है। जहाँ मैंने बोला कि एक फॉर्म पे जब आपको भरना पड़ता है, आप बहुत कैजुअली, बहुत नॉर्मली आपके माता पिता सामने आप लिख देते हैं मेल फीमेल। क्यों ना इस सेक्स एजुकेशन को प्रॉपर्ली इम्पार्ट की जाए। कैसे की जाएगी? सबसे पहले कैरिकुलर बनेंगे, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड अपना डिसाइड करेगा, सीबीएसई अपना डिसाइड करेगा, आईबी आईसीएसई अपना करेंगे। बट उससे पहले हमें मेंटली तैयार होना पड़ेगा। जैसा कि लॉ में कहा जाता है कि कोई भी लॉ आप बना दीजिए, वो लॉ तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक उसमें सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक वक्त में सती प्रथा, लॉ तो उस टाइम भी थी, बट लोग अपोज करते थे। आज देखिए कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में कि लॉ में तो बहुत बाद में जाता है, लोगों में ही सोशल वो है कि अगर कोई बोले सती प्रथा तो लोग ही उसका अपोज करने लग जाए। तो क्यों ना इस टर्म को हम एक अच्छे से ली जाए, एक एजुकेशन पे तौर पे लेकर रखें। जैसा मैंने बताया कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर का रोल ये होता है कि कैसे उनको इस नॉलेज को इम्पार्ट करना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उनका टोन क्या होना चाहिए, ये बहुत कुछ डिफाइन करेगा कि बच्चा उनको कैसे सुन रहा है। रही बात, मैं हमेशा कहता हूं कि एक माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। माँ का रोल भी इतना इंपॉर्टेंट है अपनी बेटी को समझाना कि क्या होता है सेक्स एजुकेशन, उससे खुल के बात कर सके। आज आप क्या होता है, सेक्स एजुकेशन तो छोड़िए, दूर की बात है, जब बेटी एक माँ को आके बताती है कि नहीं उसका मेरा उसके साथ अफेयर है या मैं उससे बात करती हूँ, माँ का गुस्सा देखने लायक होता है पिताजी का। पहला वो शायद चाटा मार देते हैं। उस टाइम आपने एक मैसेज दे दिया साइकोलॉजिकली कि अगर तूने मुझसे ये वाली बात करी तो तुझे मार पड़ेगी। वो बच्ची ऐसा नहीं कि उसने बंद कर दिया, शायद वो कंटिन्यू करती है बट आपको नहीं बताती। जब भी ऐसा किस्सा कोई हो, आप उस बच्ची को सुनिए। गलती तो हो चुकी है, हमें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आप उसको समझाइए कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या इसके रिपरकेशंस हो सकते हैं। उसको समझाइए कि दोस्ती का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी कहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां आपको ड्रॉ करना है। आपको ये भी समझाइए, क्योंकि आप एक माँ बहुत एक्सपीरियंस होती है, पिताजी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसको समझा सके कि कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको स्टॉप करना है। कैसे एक माँ एक पिताजी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसको समझा सकते हैं कि बेटा कहाँ उसको रोकना है या कैसे डील करना है। यही होता है कि जब बच्ची डरती है, उसके साथ कुछ गलत होने लगता है, वो माता पिता से छुपाती है और यही दूसरों के लिए ब्लैकमेल बन जाता है। अगर आपने घर में वो खुलापन दे रखा है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे, तो शायद आपकी बच्ची पहले दिन ही आपको आके सच सच बता देगी कि मम्मी मेरे से गलती हो गई या पिताजी मेरे से गलती हो गई। ये टाइम है जब आप गलती सुधार दें और वो आगे चीजें बढ़ ना पाए। तो शायद ये गलती ही नहीं होगी अगर हमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी और उस बात को खासकर माँ अगर बेटी के साथ समझ सके। अच्छा, मेरा सिर्फ फोकस बेटियों पे नहीं है, जवाबदारी बेटे के लिए भी बनती है, खासकर चाहे माँ हो चाहे पिताजी हो। मैं खुद आई एम मेल, आई डू अंडरस्टैंड, मैं भी एक पिता हूं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको वो संस्कार दें जिससे उसमें मॉरलिटी आए। अब हो सकता है जब हम पढ़ाने बैठे तब तो हम बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बेटा तुझे ये करना है नहीं करना, बट जब हम मजाक मस्ती के मूड में बस कहते हैं ना, क्यों उससे बात कर रहा था, तेरी गर्लफ्रेंड है, शायद ये उसके दिमाग में जगह बना जाती है, उसके दिमाग में गलत थॉट आते हैं। क्या आपने पिताजी, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए आप पैसा बहुत दे सकते हैं बट उससे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वक्त, आपका टाइम दीजिए, और उसमें भी क्वालिटी टाइम। क्यों ना पिताजी आधा घंटा बैठ के डेली अपने बेटे से बात करें एक दोस्त की तरह। एक इंडियन कल्चर में थॉट है कि भैया जब बेटे के पैर में पिता का जूता आ जाए तो उसका दोस्त है। मैं इधर करेक्शन करना चाहूंगा, क्यों हम इतना लेट वेट कर रहे हैं, क्यों ना बचपन से ही दोस्ती बनाई जाए, एक बच्चे के साथ दोस्ती बनाई जाए। आज हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसको याद करते हैं, बचपन के दोस्त को। क्यों ना बचपन का दोस्त आप हो, माता पिता हो, जिसके साथ बच्चा शेयर कर सके कि मुझे एक थॉट आ रहे हैं, मुझे ख्याल आ रहे हैं।
देखिए हार्मोनल डेवलपमेंट होगा जब वो एडोलेसेंस में जाएगा, 12-13 साल का होगा, उसमें वो फीलिंग आएगी, बट उसको कैसे टेकल करना है एक माँ एक पिता बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं, वही डाल सकते हैं कि आप कैसे रेस्पेक्ट करेंगे। नो डाउट एक पिता का फर्ज होता है कि एक माता का रेस्पेक्ट करे, क्योंकि आपका बेटा भी आपको देख रहा है कि एक लेडी का रेस्पेक्ट कैसे करना है। अगर आपके बीच में कोई डिफरेंस है, झगड़ा है, उसको एक कमरे में सुलझाइए, अपने बेटे के सामने नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि उसमें गलत इम्पैक्ट आ रहा है। जब ये चीजें हम खुल के नहीं करते, जब ये खुल के बात नहीं करते, जैसे मैम ने बोला कि एजुकेशन होना चाहिए, हाँ स्कूल में भी होना चाहिए और माता पिता भी समझा सके, जब ये खुल के नहीं होती तो बच्चों को, मैंने जैसा बताया था कि जिस काम के लिए आप मना करते हैं वो करने में और मजा आता है। आपने देखा होगा कि जिन फैमिलीज में नॉनवेज खाया जाता है, बच्चे खुल के उस फैमिली में बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, जिन फैमिली में अल्कोहल अलाउड होता है बच्चे खुल के बात कर लेते हैं, बट जिन फैमिलीज में इनकी पाबंदी होती है और अगर सही से उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है, शिक्षा नहीं दी जाती, वो उस चीज के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, चुपचाप बाहर जाके दोस्तों में करते हैं। हर फ्रेंड सर्कल में एक दो दोस्त होते हैं जो बोलते हैं अरे यार ट्राई तो कर, मजा आ रहा है। मैंने आपको वापस कह रहा हूँ, आइडेंटिटी अपनी पहचान बनाने का टाइम, आप पहचान बनाना चाहते हैं सही तरीके से बनाइए। एजुकेशन चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, सेक्स एजुकेशन मस्ट है, और सबसे पहले उस वर्ड के लिए हमारी सोच बदलना उससे ज्यादा जरूरी है, और उससे ज्यादा एक जो हमारा फीमेल के लिए रेस्पेक्ट है वो बदलना। जितने भी लड़के सुन रहे हैं मुझे, मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बेटे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो किसी लड़की को देखे तो कार का दरवाजा खोले ना उसकी तरफ देखे कि उसने कपड़े क्या पहने या कैसी लग रही है। आपकी भी सोच ये होना चाहिए कि मैं उसका रेस्पेक्ट करूँ, क्योंकि अगर जैसे आपके लिए अपनी माता है, अपनी बहन है, वैसे ही वो भी किसी के लिए है। रेस्पेक्ट करोगे, और बच्चों में खासकर ये रहता है, खासकर एडोलेसेंस में, कि मैं हीरो बन के जाऊंगा या मैं बहुत अच्छा बन के जाऊंगा या मैं थोड़ा सा बैड बॉय बनूंगा तो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। नहीं, लाइफ भर अगर आपसे कोई अट्रैक्ट होता है तो आपके आचरण से, आपके कैरेक्टर से। तो इसलिए कहते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो वेल्थ जाने में, हेल्थ जाने में जितना लॉस नहीं होता, हेल्थ जाने में थोड़ा लॉस होता है, बट कैरेक्टर बहुत कुछ होता है, और आपका किरदार आपको पहचान बनाता है। और आपको लगता भी होगा तो लड़कियां, आप बात फिक्र छोड़ दीजिए आप कैसे दिखते हैं, बट आपकी बात से आपसे लोग इंप्रेस होते हैं, मुझे याद रखिएगा। और जब भी कोई इंप्रेस हो जाए, लड़कों के लिए खास कर कह रहा हूं कि इफ यू आर सिटिंग विद अ गर्ल, अगर वो बहुत खुल के बात कर रही है, अगर वो अल्कोहल की बात कर रही है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जनरली हो जाती है, या आपके साथ वो बैठ के कहीं हो गई, तो उसका गलत मतलब निकालना नहीं है, फिजिकल होना ही हर टाइम मतलब नहीं होता। तो प्लीज उस लिमिट को ना क्रॉस करें, खासकर लड़कों की जवाबदारी है, लड़कियों की, बल्कि लड़कों को अपना इमेज बना के रखना चाहिए। लड़कियों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारा पिछला क्वेश्चन था कि फिजिकली डिसेबल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंटली डिसेबल्ड होना बहुत बड़ी बात है। लड़कियों को किसने बोल दिया कि आप कमजोर हैं? जितने भी दुनिया में बड़े लोग आए वो लड़कियों से ही आए, एक माँ से ही आए, एक फीमेल से भी आए। वो दुनिया में बड़े नाम करने में कोई आप कम नाम नहीं है। सेरेना विलियम्स का नाम ले लीजिए, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं उनको देता हूँ। जेके रॉलिंस जो आज क्वीन एलिजाबेथ से ज्यादा अमीर होंगी, उनका नाम ले लीजिए। आप इंदिरा गांधी का इंडियन पॉलिटिक्स में नाम ले लीजिए। ये क्या बहुत ताकतवर थी इंदिरा गांधी, क्या मसल्स बनाती थी जिम जाके, बट बॉडी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग थी, कब क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ये फीमेल्स को मैं सभी बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मुझे कितना मजाक किससे करना है और कितनी स्पेस किसको देना है। एवरीबडी शुड नो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से डर जाए। जब आप रास्ते से निकले तो किसी की हिम्मत ना हो कि आपकी तरफ नजर उठा के देख ले। हर जगह मारना काम नहीं होता। मैं वही बात कह रहा हूं, मेंटली स्ट्रांग। ये जो यहाँ पर है ना बहुत स्ट्रांग है। Either it can make you strongly mental और mentally strong। ये आपका डिसीजन है कि आज से आप strongly mental होना चाहती है या mentally strong होना चाहती है। बॉडी तो बहुत बाद में, जितनी बड़े किरदार आप दुनिया में देखेंगे वो छोटे थे, बट जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कहर था। सचिन तेंदुलकर जब फील्ड पे जाते तो कोई बहुत बड़ी बॉडी लेके नहीं जाते, बट अपने खेल से, मेंटली स्ट्रांग प्रेजेंस से लोगों को वो खामोश कर देते हैं। तो आपको भी, बच्चियों को, खासकर लड़कियों को, फीमेल्स को कहना चाहता हूं, मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इमोशनली कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कोरोना काल में बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, दोस्तों से भी दूर हैं, तो बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं। तो पेरेंट्स उनका समाधान कैसे करें? और साथ में ये भी देखा गया है कि बच्चे मोबाइल के करीब बहुत आ गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नॉट ओनली कोरोना काल, अगर कोविड सिचुएशन भी हम देखें, उसके अलावा भी जो जब से सोशल मीडिया एक्टिव आए, स्मार्टफोन्स आए हैं, बच्चे खासकर जो हैं
गैजेट एडिक्टेड हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आईसीडी जो होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ डिजीज जो WHO निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस होता है। लास्ट ईयर आईसीडी ने अपने उसमें क्लियर करा कि एक नया एडिक्शन ऐड करा, जैसे अल्कोहल एडिक्शन होता है या ड्रग एडिक्शन होता है, वैसे ही उन्होंने ऐड करा है गैजेट एडिक्शन। मैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है कि उनके रिसर्च में निकल के आया पॉइंट कि जो लोग 40 मिनट से ज्यादा, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी, जो लोग 40 मिनट से ज्यादा मोबाइल या टीवी चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है। सो मेरा सभी को एक सलाह है कि क्यों ना हम इस गैजेट एडिक्शन को कम करें। मैं बहुत क्लियर वर्ड यूज कर रहा हूँ, गैजेट एडिक्शन, मोबाइल। चिड़चिड़ा पर आने का रीजन भी आपको पता चल रहा है, गैजेट एडिक्शन। अब आप देखिए कि जब बच्चे कोविड में हम डर रहे हैं कि बच्चों को बाहर ना भेजें, रिस्क और सही है, सरकार भी कह रही है, हम भी फॉलो कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर ना भेजें, रिस्क और बच्चे इतना प्रिकॉशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे हमें क्लियर नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। अब अपने बच्चा टाइम पास कैसे करेगा, उस टाइम को कैसे कंप्लीट कर पाएगा, उसको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलता है मोबाइल। और देखिए कोई भी मतलब जब कंफर्ट जोन में कोई भी चीज मिल जाए, आई स्टिल रिमेंबर द डेज जब आजकल मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा आप कुछ खेलते हो, बच्चा बहुत अच्छे से बोलता है फुटबॉल, फिर मम्मी बोलती है अरे नहीं सर ये मोबाइल पे फुटबॉल खेलता है। तो वो कंफ्यूजन मुझे आ रहा है। तो अगर आप उनसे गेम भी पूछेंगे तो मोबाइल के हिसाब से बताते हैं। और गैजेट के इफेक्ट भी जो आ रहे हैं, रिपरकशंस वो काफी खराब है। जैसे आप जो वायलेंस बच्चों में बढ़ रहा है, तो मैं नाम नहीं लूंगा कुछ गेम्स का, खासकर पबजी और बहुत सारा आ रहे हैं वायलेंट गेम्स जिसमें बच्चों की टेंडेंसी भी हो रही है। अगर आपको याद हो जो पेरेंट्स, जो हम बहुत छोटे थे बट स्टिल आई डू रिमेंबर, अभी तो वापस रिपीट हो रहा है, महाभारत रामायण जब हम देखते थे तो हम भी कोशिश करते थे तीर कमान से लड़ाई कर सके, ठीक है। वही टेंडेंसी बच्चों में आती है जब वो गैजेट में जाते हैं। अगर कोविड सिचुएशन ले या कोविड के अलावा कोई भी सिचुएशन ले, आपको ये हमारे लिए सीख है बहुत बड़ी। कोविड तो बहुत हमें एक्टिव अलर्ट कर गया कि मेंटल स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है, और उसके लिए क्या करना है, जो करियर से भी मैं जोड़ूंगा। मैम ने जो पहला क्वेश्चन करा था करियर का, उससे भी हम जोड़ लेते हैं। क्यों ना सिर्फ बच्चे ही नहीं, मदर फादर भी मोबाइल को क्या आगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इसको कैसे कम किया जाए मोबाइल इफेक्ट को, जिससे देखिए उसका इफेक्ट देखिए कि मोबाइल अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। अच्छा, उसको कैसे करना है, क्यों ना देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मम्मी पापा सबसे कहता हूं कि यू शुड नॉट बी वरीड इफ किड्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, यू शुड बी वरीड इफ किड्स आर नॉट फॉलोइंग यू। इस बात की फिक्र ना करें कि बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, बट इस बात की फिक्र करें कि बच्चे आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। तो खासकर बच्चे फॉलो करते हैं, छोटा बच्चा होता है, बड़ा बच्चा होता है, मैं हमेशा कहता हूं जो मम्मी करते हैं पापा करते हैं, बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ये रूटीन अपनी देख लीजिए। पापा घर पे आए रात को, खासकर रिलैक्स हो गए, जब फ्रेश होके आ गए सोफे पे बैठे, खासकर आईपीएल का अभी टाइम चल रहा है, रिपोर्ट निकाला, पापा ने ऑन कर दिया, पापा खुद टीवी में बिजी हो गए, 2-4 कॉल आ गए या व्हाट्सएप चला लिया पापा ने भी, ठीक है। बच्चा देख रहा है। मम्मी सुबह जो हमारी काम वाली बाई जो सबसे काम की होती है मम्मी की, वो एक बार आ गई, मम्मी रिलैक्स हो गई, मम्मी का उसने काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद मम्मी क्या करती है, निकाला मोबाइल, अपनी व्हाट्सएप लिस्ट चेक करी या किसी को फोन करा, चैट करा, हाँ बच्चा देख रहा है। बच्चे ने एक बात देख ली कि जब आप काम से फ्री हो जाए तो क्या करना है, मोबाइल या टीवी। पापा जब काम से फ्री हो गए, मोबाइल या टीवी। मम्मी जब अपने काम से फ्री हो गई, मोबाइल या टीवी। तो जब बच्चा काम से फ्री हो गया, इसको उसको किसने सिखाया, हमने, तो फिर क्या करना है उसको, मोबाइल या टीवी। तो आप बच्चे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। मैं शाहरुख खान को सुन रहा था, मैं बिरला फैमिली का इंटरव्यू सुन रहा था, शाहरुख खान के अलावा बिरला फैमिली को। बिरला फैमिली के यहाँ एक रूल है कि रात को 8 बजे जब आ जाते हैं सब घर में, तो एक रूल होता है उनका, एक बकेट रखा हुआ है, सब अपना मोबाइल वहां पे जमा कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और अच्छी बात है वो लोग बिरला से भी ज्यादा बिजी अमीर हो, पर कोशिश करिएगा। वॉरेन बफेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे, मतलब अभी तो तीसरे नंबर से कम होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मोर देन 75% जो शेयर्स हैं, अपने नेटवर्थ है, वो मिलियनर गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छा, मैं वॉरेन बफेट को सुन रहा था कि जब उनके इस फील्ड में शेयर मार्केट के किंग कहा जाता है वॉरेन बफेट को, 25 साल हो गए थे जब वर्ल्ड के बड़े बड़े सीईओ उनके लिए बोलने आए थे। तब उन्होंने जब बोलना शुरू करा था तो उन्होंने बोला था कि आप इतने अमीर, इतने बिजी हैं, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि मेरा वर्क टाइम जो चलता है सुबह 9:30 बजे शुरू होता है, 6:30 बजे खत्म हो जाता है, और मैं उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ जिसकी मुझे अब मेरी पर्सनल लाइफ में जरूरत है।
शाहरुख खान का भी जब मैं नाम लिया था तो एग्जांपल कंप्लीट कर दूं, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि सर आप तो इतने बिजी हैं और सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में अभी तो अमीर भी काफी हो गए, काफी नाम आ रहा है, हाउ यू मैनेज, हाउ यू बैलेंस योर पर्सनल एंड वर्क लाइफ। उन्होंने बोला कि एक बार हम घर में घुस जाते हैं तो हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि हम मोबाइल नहीं उठा सकते। बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रहा है जो खासकर मेरे लिए आता है तो मुझे बच्चों से परमिशन लेना पड़ती है, वाइफ से परमिशन लेना पड़ती है, और तब जाके मैं टॉयलेट में फोन उठाता हूँ। टॉयलेट में भी इसलिए कि वहां कोई भी 5 मिनट से ज्यादा रहना पसंद नहीं करेगा। तो क्या आप और हम इतने बिजी हैं कि अपने बच्चों के लिए हम मोबाइल को नहीं छोड़ सकते? देखिए, सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, उसी को फॉलो आपके बच्चे करेंगे। जब आपके पास भी काम नहीं रहेगा तो जैसा मैम ने बोला चिड़चिड़ापन, क्यों ना रात को बैठ के हम बच्चों के साथ चेस खेलें, क्यों ना किसी स्टोरी पे डिस्कस करें। हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता, कभी मस्ती भी होती है। थोड़ा सा उनसे मजाक कर लें, थोड़ा सा उनके साथ दौड़ लें तो शायद हमारी भी फिजिकल अच्छा हो जाएगा। क्यों ना हम उसके साथ ये, क्यों ना, देखिए हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है। कोविड का एक पॉजिटिव साइड ये हो सकता है, मैंने एक रिसर्च करी थी डीएवीवी के लिए जिसमें ये देखा था कि मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड, उसमें बहुत सारे ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया था कि हमारा क्वालिटेटिव फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है, हम अपने बच्चों को भी टाइम दे पा रहे हैं, अपनी बीवी को भी दे पा रहे हैं, या अपने हस्बैंड को दे पा रहे हैं। क्यों ना इस टाइम को एक अच्छा मान के स्पेंड करें टाइम। बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं ज्यादा, इसलिए वो जाके ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। जब भी ये सब रिलीज होते हैं ज्यादा ट्रांसमीटर एनर्जी उनकी कंज्यूम होती है, इसलिए वो आपसे दूर वो मोबाइल के करीब होते जा रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी जवाबदारी हो रही है कि आप मोबाइल, अच्छा मैं आपको मोबाइल छोड़ने का एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। आप आज से देखिए, जब भी किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब को हम बिलोंग करते हैं, हमें एक बहुत पवित्र, एक पायस चीज मानी जाती है, एक पाप चीज मानी जाती है, उपवास करना, रोजा करना, फास्टिंग। क्यों ना एक नया टर्म ला। देखिए फास्टिंग में हम कितना पर्टिकुलर हो जाते हैं, नहीं यार आज मेरा फास्ट में ही नहीं करूंगा। अच्छा फिजिकली और मेंटली हम गाली भी बकने से बचते, नहीं यार मेरा उपवास है, मेरा फास्ट है। क्यों ना हम एक नया टर्म यूज करें, ई फास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग। शुरुआत करते हैं किसी एक दिन से कि चलो एक वेंसडे का दिन ले लिया कि मैं आज वेंसडे को शाम को 6 से के कल सुबह 6 बजे तक किसी का मोबाइल ऑन नहीं रहेगा, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। मुझे नहीं लगता कि हम वॉरेन बफेट से ज्यादा बिजी है कि हमें रात को फोन उठाना है। क्यों ना कोशिश की जाए ई फास्टिंग में। अच्छा जब आप नहीं करेंगे तो क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा आपके बच्चे तो बहुत स्मार्ट, उनको मालूम पड़ गया चाचा के रूम में टीवी चालू है तो चले जाएंगे, दादी का मोबाइल स्मार्टफोन है तो ले लेंगे। तो आपको ये करना है, एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, देखिए जैसे आप फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मेंटल फिटनेस आती है जब आप किताब पढ़ेंगे। मैं एक स्कूल में सेशन ले रहा था, वहां पे मैंने पेरेंट्स से पूछा, मेरे ख्याल से 500-600 पेरेंट्स बैठे थे, कि कितने लोग चाहते कि उनके बच्चे किताब पढ़े। सभी ने हाथ उठा दिया। मैंने अगला सवाल पूछा, कितने लोग खुद किताब पढ़ते हैं? हार्डली 5 से 10% पेरेंट्स ने हाथ उठाया। आप अपने बच्चों से तो चाहते हैं, बट खुद की भी तो जवाबदारी समझिए। क्यों ना उस दिन हम किताब ला के पढ़े, क्यों ना कुछ अच्छी बायोग्राफी पढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवनियां पढ़िए, बायोग्राफी, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, सचिन तेंदुलकर को पढ़िए, बिलियन ड्रीम्स, एपीजे अब्दुल कलाम के 3 पार्ट से उन्होंने 3 पार्ट्स में अपनी बुक्स लिखी है, उनको पढ़िए। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट, बिल गेट्स की बुक पढ़िए, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी अच्छी बुक्स हैं, पढ़ने में कुछ नहीं है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के पढ़ना शुरू करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा उसमें लैंग्वेज भी काफी अच्छी निकल के आती है। आप जो कहते हैं ना इंग्लिश बोल या हिंदी शुद्ध बोल, जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी। अच्छा कामनेस भी आएगी बच्चों में, एक ठहराव आएगा। मोबाइल अग्रेसिव बनाता है, जब भी आप ये देखते हैं तो बहुत अग्रेसिव होते हैं। जब बुक पढ़ेंगे तो आप में थॉट प्रोसेस आएगा, एक ठहराव आएगा, एक अच्छी सोच घर में बनेगी, उस टाइम तक बहुत अच्छी शांति रहेगी। खासकर मम्मी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी मदर्स मुझे सुन रही है, कि आप इनिशिएटिव लिए, क्यों ना अच्छी, खासकर मैं मदर्स को कहता हूं बिकमिंग पढ़िए। बिकमिंग जो बुक है, बैरक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, उनकी वाइफ का नाम है मिशेल ओबामा। उन्होंने बिकमिंग बुक लिखी है कि कैसे हम बहुत एक लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे और कैसे एक औरत का सपोर्ट होता है कि वो बैरक ओबामा को एक प्रेसिडेंट बनने में कितना उनका सपोर्ट रहा। क्यों ना ऐसी बुक पढ़िए, शायद आपकी भी सोच बदलेगी। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके बच्चों की सोच बदलेगी। पंडित नेहरू कहते थे कि अगर यू आर टीचिंग वन मैन, यू आर टीचिंग ओनली सिंगल इंडिविजुअल, बट इफ यू आर टीचिंग वन वुमेन, यू आर टीचिंग होल फैमिली। अगर आप एक आदमी को पढ़ा रहे हैं, एक मैन को पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं, बट आप जब एक फीमेल को पढ़ाते हैं तो आप पूरी फैमिली को पढ़ाते हैं। तो जब एक औरत की सोच घर में बदलती है तो पूरे घर की सोच बदल जाती है। तो प्लीज, कोविड का सिचुएशन हो, गैजेट एडिक्शन हो, अगर इससे ऊपर आना है तो आपको अच्छी किताब पढ़ना ही पड़ेगी। अच्छी बायोग्राफी पढ़िए, आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा।
माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, माँ बहुत कुछ करती है। हमेशा मैं वापस अपना वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि उनके पैरों में जन्नत होती है। वो जन्नत का रास्ता आपकी सोच से जाता है कि आप अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करती है सही काम करने के लिए, कैसे उनको एक खुद करेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग समथिंग गुड। अपने आप मोबाइल का इफेक्ट कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जरूरी नहीं आप बायोग्राफीज पढ़े, आपको अपनी रिलीजियस बुक अच्छी लगती है वो पढ़िए, कोई भी अच्छी बुक पढ़िए, बुक हमेशा आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी। और ज्ञान में भी कालिदास कहते थे कि ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, तो क्यों ना इस टाइम को ज्ञान इकट्ठा करने में कर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लग रहा है कि और भी सर आपसे प्रश्न पूछना चाहिए, और भी चीज़ें जानना चाहिए, लेकिन अब वक्त की कमी है हमारे पास में, तो अब इस प्रश्न और उत्तर के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। Thanks to Varsha ma'am and Shivani ma'am from Vision Sparks. I'm not saying thanks because they have taken my interview, they have spent time with me. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड करा या मेरे साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू करा, बट मैंने इनके पिछले भी शोज देखे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो सोसाइटी की जरूरत है, जो सोसाइटी में लोग हेजिटेट होते हैं पूछने में, मैम उनको लेके आ रही है। विजन स्पार्क्स अपने एफर्ट्स कर रहा है कि लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। बच्चे अभी ये हो रहे हैं कि वेब सीरीज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत चैट्स में, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, क्यों ना ऐसे अच्छे वीडियो बना के लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाया जाए। तो मैं काफी इसलिए थैंक्स करता हूं कि दोनों मैम अपने एफर्ट्स कर रही हैं कि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जरूर मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे चैनल्स लाइक करें, विजन स्पार्क्स का भी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चीजें, ऐसा नॉलेजेबल सेशन जैसे मेरे साथ करा वैसे अच्छे लोगों के साथ करते रहे। ना सिर्फ नॉलेज बच्चों में जाएगा बल्कि उनको एक आदत होगी। कोशिश ये करें कि ना सिर्फ लोगों की सक्सेस स्टोरीज बनाएं बट उनकी जो स्ट्रगल रही वो तक लोगों तक पहुंचाएं। ग्रेट जॉब, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।